दोस्तों आज हमारा मेंसुरेशन 2D का है 5वां दिन और हम क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स पहले कंप्लीट कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो करेंगे वो उसी सीक्वेंस में करेंगे जिस सीक्वेंस में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँगा उस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको वर्बली यूज करवा दूंगा, मतलब इनके बारे में आपको बता दूंगा, है नहीं मुंह जवानी। तो डिटेल में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आपको इस सीरीज में इंटरेस्ट बनाए रखना है और हम करते हैं आज का स्टार्ट। मैं जो पिछली क्लासेज में पढ़ा रहा था आपको वो पढ़ा रहा था ट्राइंगल, और ट्राइंगल में हमने हर प्रकार का ट्राइंगल पढ़ा था और अभी ट्राइंगल में काफ़ी सारी बातें बची हुई भी हैं, लेकिन जितनी बातों की हमें आवश्यकता है वो सब बातें हमने सीख ली हैं। और भविष्य में भी जो बातें बची हुई हैं मैं क्वेश्चंस के साथ साथ उनको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल सहलास में एक एक चीज़ को तोड़ दूंगा, क्योंकि दोस्तों ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, अगर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, अब खाली हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, जब हम मेंसुरेशन पढ़ लेंगे ना तो इसके बाद ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तब जाकर तुम्हें कंप्लीट ज्ञान मिलेगा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का। अभी दिक्कत क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम ज्योमेट्री की हेल्प से समझते हैं, तो ये बात आपको समझनी है। अब जैसे मैं क्वाड्रिलेटरल आपको समझाना चाहता हूँ, तो क्वाड्रिलेटरल में ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, कॉन्ग्रुएंसी के, सिमिलैरिटी के, तो वहाँ पर एंगल की बातें चलती हैं ज्योमेट्री में। और मेंसुरेशन में किसकी बातें चलती हैं, मेंसुरेशन में चलती हैं बातें पेरीमीटर की, एरिया की, तो इसीलिए आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, परंतु हम पढ़ पहले मेंसुरेशन रहे हैं, तो इसीलिए ज्योमेट्री के बीच में काफ़ी सारी हेल्प लेनी पड़ जाती है। तो जब हम मेंसुरेशन खत्म करेंगे उसके तुरंत बाद हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और जब मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे तब आपको मेंसुरेशन 2D 3D और ज्योमेट्री में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप CDS का, इवन CAPF में जो एग्जाम्स जिसमें कुछ प्रश्न आपके ज्योमेट्री के आते हैं या मेंस में जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन से प्रश्न आते हैं, आप उनमें कहीं भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार का होता है, मैंने एक बात और बताई थी तुम्हें कि जो क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ रहे हैं ना, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, चतुर्भुज। मैंने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैंने बताया था आपको कि किसी बुक में इस प्रकार का आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा जिस प्रकार से मैंने आपको लिखकर टाइप बताए थे, क्योंकि हम ये नॉलेज नहीं ले रहे कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं, हम केवल उतने प्रकार पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम उन क्वाड्रिलेटरल पर विचार करेंगे 1 by 1। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्वाड्रिलेटरल जो होता है, हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे स्केलन, स्केलन क्वाड्रिलेटरल। आपने स्केलन ट्रायंगल पढ़ा था ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ा था। तो इसी प्रकार एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल। हम लिंक करते चलेंगे चीज़ों को, हिंदी में बोलेंगे इसको विषम बाहु, विषम बाहु चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज, इसे बोलते हैं स्केलन क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों जब मैंने आपको पढ़ाया था स्केलन ट्राइंगल, तो उसमें मैंने बताया था एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हों, विषम बाहु त्रिभुज। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको विषम बाहु चतुर्भुज, तो इसका मतलब है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा अलग अलग हों। तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। जैसे मैं आपके सामने एक चतुर्भुज बना रहा हूं जिसमें चारों भुजा डिफरेंट है, आप देख ही पा रहे होगे, मैंने बिल्कुल उल्टा सीधा सा बनाया है, ये है कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल। मान लो ये P है, ये वर्टेक्स Q है, ये वर्टेक्स R है और ये वर्टेक्स S है। तो PQRS एक विषम बाहु चतुर्भुज है। तो मैंने आपको बताया थे चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, उनमें से हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं। कौन सा टाइप, पहला टाइप। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो पहला टाइप पढ़ रहे हैं हम स्केलन क्वाड्रिलेटरल विषम बाहु चतुर्भुज। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा अलग अलग हों उसको हम विषम बाहु चतुर्भुज कहते हैं। देखिए इस चतुर्भुज में PQ बराबर नहीं है, जो PQ है वो बराबर नहीं है RS के, PQ
ये आप बोल सकते हो पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, चारों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल। तो क्यू आर बराबर नहीं है आर एस के, और ये बराबर नहीं है पी एस के, और जो पी क्यू है ये पी एस के बराबर भी नहीं है, यही बात समझ लेना, है कि नहीं। जैसे मैं आपके सामने एक बार मैंने पहले भी बताया था शायद ही, मैंने बोला ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है। तो आप बोलोगे देखो 4 5 के बराबर नहीं है, 5 6 के बराबर नहीं है, 6 4 के बराबर नहीं है, लेकिन 4 तो 4 के बराबर है ना। आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसीलिए कह रहा हूँ पी क्यू और पी एस भी अलग अलग है, ये कोई साथ होगा फिर 4 नहीं होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली मैंने आपको, हट गया भैया। यहाँ पर मैंने बोला आपको कि विषम बाहु चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा अलग अलग हों, है कि नहीं। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो इसका मतलब है ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन स्केलन क्वाड्रिलेटरल। तो ये बात आपको समझ में आई। आप बोलोगे ये बात तो समझ में आ गई कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा अलग अलग हों उसको हम स्केलन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, स्केलन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो हम समझते हैं अगली बात। अब अगली नेक्स्ट बात क्या है इसमें, हम एक बनाते हैं आपके सामने स्केलन क्वाड्रिलेटरल। आपको क्लास में पेशेंस बनाकर रखना है बिल्कुल, और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपके एग्जाम्स में इस सीरीज से चपर जाए, है कि नहीं। मैं हर प्रकार का प्रश्न कराऊंगा, इजी टफ, हर प्रकार का प्रश्न। बस आपको केवल फोकस करना है। देखिए मैंने आपके सामने पी क्यू आर एस, ये मैंने आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, और मैं क्या खींच रहा हूँ इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल। डायगोनल तो आप समझते हो ना, अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम मिला दें, जैसे मैंने पी को आर से मिला दिया, तो पी आर क्या है, एक डायगोनल है। तो पी आर क्या है भाई, एक डायगोनल है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो लिख देते हैं पी आर इज अ डायगोनल। डायगोनल का मतलब विकर्ण है, पी आर इज अ डायगोनल। तो पी आर एक डायगोनल है कि नहीं, विकर्ण है पी आर। तो आप बोलोगे बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं ट्राइंगल पी एस आर को देखूं, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है ट्राइंगल पी एस आर। अब मैं कह रहा हूं वर्टेक्स एस से आप परपेंडिकुलर डाल दो, तो आप बोलोगे ये बिल्कुल 90 पे डाल देंगे हम ऐसे, तो ये डल गया। अब इसी प्रकार कह रहा हूं मैं क्यों से आप परपेंडिकुलर डाल दो, तो आप बोलोगे बिल्कुल डाल दिया जी, ये डाल दिया। इतनी समस्या, इतने में कोई समस्या, तो आप बोलोगे इतने में कोई भी समस्या नहीं है। अब आगे की तरफ चलिए। अब ये परपेंडिकुलर डाला है तो मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। इतने में कोई आपत्ति, तो आप बोलोगे कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए मैं इसको बोल देता हूँ ये एस टी है, और इस वाले पॉइंट को मैं यू बोल देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब आपको देखो दिया क्या क्या होगा, आपको पी आर की वैल्यू देगा, आपको एस टी की वैल्यू देगा, और आपको क्यू यू की वैल्यू देगा, और आपसे पूछेगा एरिया, पूरे चतुर्भुज का एरिया। अभी थोड़ी सी देर पेशेंस बनाओ, थोड़ा सा धैर्य बनाओ, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी डिटेल में। देखिए आपको पी आर की वैल्यू गिवन करेगा, तो गिवन क्या होगा, गिवन दैट, क्या क्या चीज देगा एग्जाम वाला, आपको पी आर की वैल्यू देगा, पी आर की वैल्यू देगा, ठीक है जी। और क्या देगा आपको, एस टी की वैल्यू देगा, और क्या देगा आपको, क्यू यू की वैल्यू देगा। देन एरिया, किसका एरिया, पी क्यू आर एस बराबर क्या, तो ये चीज आपसे पूछ लेगा। तो पी क्यू आर एस आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल पी आर होगा, इसमें हाइट एस टी होगी, इसमें हाइट क्यू यू होगी, और आपसे पूरे का एरिया पूछेगा, पूरे स्केलन क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछेगा। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं तो
इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? आप बोलोगे बेस है पी आर और परपेंडिकुलर है एस टी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, है कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आप एरिया निकाल लो भैया। किसका निकाल रहा हूं मैं एरिया? ट्राइंगल पी आर एस का। तो आप बोलोगे 1/2 डायगोनल पी आर और हाइट एस टी। इतने में कोई समस्या? आप बोलोगे कोई समस्या नहीं है। अब इसी प्रकार मैं कह रहा हूं पी क्यू आर का एरिया निकाल लो। तो देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, तो ये क्या होगा? 1/2 बेस क्या है पी आर और हाइट क्या है? आप बोलोगे क्यू यू। इतने में कोई समस्या? तो आप बोलोगे कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लो। तो एरिया कैसे निकालोगे? आप बोलोगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये होगा एरिया, किसका एरिया? ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का एरिया। अब मैं बता रहा हूं आपको, गौर दीजिए। देखिए इस चिन्ह पर फोकस करो, इस सिंबल पर, एस पी आर, ये एक ट्राइंगल है आपके सामने। आप बोलोगे हाँ जी। अब दूसरा ट्राइंगल क्या? पी क्यू आर, ये दूसरा ट्राइंगल है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल। तो करते हैं इस बात को भैया। पी क्यू आर एस का एरिया का मतलब है ट्राइंगल पी आर एस, तो ये वाला ट्राइंगल ले लो, पी आर एस इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस पी क्यू आर, तो पी आर एस और पी क्यू आर, पी आर एस प्लस ट्राइंगल, भैया जी एरिया बोलो, एरिया, एरिया पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का मतलब त्रिभुज है कि नहीं? इतनी सी बात अब समझ लो आप। देखिए अब मैं कह रहा हूं आपसे पी आर एस का एरिया तो मैंने निकाल लिया था, ये रहा। पी क्यू आर का एरिया भी मैंने निकाल लिया था, ये रहा। तो आप बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल सहलास में धीरे धीरे चलेंगे भैया, बिल्कुल धीरे धीरे। तो पी आर एस का एरिया कितना आया? 1/2 पी आर मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस पी क्यू आर का एरिया कितना आया था भैया बोलो? ये आया था 1/2 पी आर मल्टीप्लाई बाय क्यू यू। 1/2 ले लो कॉमन और पी आर यहाँ पर भी है, पी आर यहाँ पर है, पी आर कॉमन ले लो। तो कब बचेगा क्या? एस टी प्लस क्यू यू। तो भैया ये फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं? ये फॉर्मूला किसका बन गया? फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ स्केलन क्वाड्रिलेटरल। ये जो है विषमबाहु चतुर्भुज का एरिया है। क्या है ये भैया? विषमबाहु चतुर्भुज का एरिया। तो ये है विषम बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो विषमबाहु चतुर्भुज का एरिया मैंने क्या निकाला? अब ऐसे समझिए आप। तो आप देखिए विषमबाहु चतुर्भुज का एरिया मैंने क्या निकाला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये एरिया जो मैंने निकाला है, ये क्या निकाला है मैंने? 1/2 पी आर और मल्टीप्लाई में एस टी प्लस क्यू यू। तो देखिए 1/2 पी आर का मतलब क्या है? डायगोनल। एस टी का मतलब क्या है? आप बोलोगे परपेंडिकुलर। क्यू यू क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप बोलोगे कि पी आर तो है आपका क्या? डायगोनल। एस टी भी परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है परपेंडिकुलर? पी आर के ऊपर। क्यू यू भी परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है? क्यू यू परपेंडिकुलर पी आर के ऊपर। तो इसका मतलब 1/2 पी आर इंटू एस टी प्लस क्यू यू। तो ये आपको याद करना है कि 1/2 पी आर का मतलब है डायगोनल, एस टी का मतलब परपेंडिकुलर, क्यू यू का मतलब परपेंडिकुलर। और दोनों परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? तो आप बोलोगे दोनों परपेंडिकुलर विकर्ण के ऊपर है, पी आर के ऊपर। देखिए पी आर के ऊपर ही तो परपेंडिकुलर है एस टी, पी आर के ऊपर ही तो है क्यू यू, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, तो ये क्या आया? अगर मैं हिंदी में बोलूं 1/2 पी आर का मतलब क्या है भैया? विकर्ण। पी आर का मतलब विकर्ण है।
और एस टी और क्यू का मतलब क्या है, दोनों लंबों की लंबाई का योग। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये बात समझ में आ चुकी है। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछता आपसे। क्या सवाल पूछता, आपको एरिया दे देगा। क्या दे देगा आपको, एरिया। देखिए मैं आपके सामने एक प्रश्न बनाता हूं, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न। आपसे बोलेगा कि एक विषम बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा विकर्ण के संगत बने त्रिभुजों की ऊंचाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या है। तो विकर्ण की लंबाई क्या है, तो ये आपका है प्रश्न। आपको बिल्कुल साधारण तरीके से बोलना है सॉल्यूशन। आपको कहना है कि क्षेत्रफल दे दिया मुझे, एरिया दे दिया मुझे कितना, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों हाइटों का जोड़ दे दिया मुझे कितना, आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई मुझसे पूछ ली, विकर्ण मतलब डायगोनल। तो एरिया को मैंने ए बोल दिया, हाइटों के जोड़ को मैंने बोल दिया h1 + h2 और डायगोनल को बोल दिया मैंने d। फॉर्मूला आप जानते हो, एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 डायगोनल इंटू दोनों हाइट्स की मल्टीप्लाई का जोड़। तो भैया 80 बराबर 1/2, डायगोनल की लंबाई निकालनी है, h1 h2 हो गया 20, 20 से कट गया 4 बार, तो डायगोनल की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ये बात आपको समझ में आई, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। बस आपको क्या करेगा ना, वो जो फॉर्मूला आपको दे रखा है उसमें कोई दो चीज दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। साधारण सी बात, बिल्कुल 5वीं क्लास वाला कंसेप्ट है कि दो चीज के मान दे देगा, तीसरी चीज का मान पूछ लेगा। तो ये था आपका सिंपल सा कंसेप्ट। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब आप एक बात बताइए, ये प्रश्न आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से ये बात पता है। देखिए, और आप क्लास करते हो तो आप क्लास का रिव्यू दे करो कि आपको क्लास कैसी लगी, कि हमको क्या इंप्रूवमेंट करना है, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ सजेशन दे करो, है कि नहीं। हमने चैनल बनाया है नया, और हमको जो है चैनल को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन करना, बहुत बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर हमें देना है। तो आपको रेटिंग दे करो हमको कमेंट बॉक्स में कि किस प्रकार की आज की जो टीचिंग रही किस प्रकार की रही, और आपको कितना समझ में आ रहा है। मैंने आपके सामने दो लाइंस खींची हैं, और ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के सपोज क्या है, पैरेलल। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है अगर उनका आधार समान हो। देखिए ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, ऐसे आएगी। एक सेकेंड, देखिए मैं यहाँ पर एक क्या बना रहा हूँ, एक त्रिभुज बना रहा हूँ। ये मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ। देखिए मैंने आपके सामने कितने त्रिभुज बना दिए, तो आप बोलोगे दो त्रिभुज। एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी डी। तो एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या बना दिया, बी डी सी। मैं ये कह रहा हूं इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। आप कहोगे कैसे बराबर होंगे, देखिए समानांतर भुजा होती क्या है, तो आप बोलोगे ऐसी दो भुजाएं या ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को आगे बढ़ाए जाने पर या पीछे बढ़ाए जाने पर प्रतिच्छेद ना करें।
इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हम बोल सकते हैं कि ऐसी दो लाइंस जो आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, प्रतिच्छेद ना करें, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, है कि नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस ट्राइंगल एबीसी की हाइट क्या होगी, तो आप बोलोगे हाइट कभी भी दो समांतर रेखाओं के बीच की निकालनी हो तो आप एक कार्य करे करो, तो आप बोलोगे कैसा कार्य है, तो समझिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया करो, यहां से ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डाल दिया करो, तो आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो आप बोलोगे डल गया जी। तो ये मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। अब ये है क्या, देखिए ये ऊपर से बिल्कुल सीधा डाला मैंने 90 पर, ये क्या डाला मैंने 90 डिग्री पर, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर डाला मैंने, तो आप बोलोगे बिल्कुल 90 डिग्री पर, तो इसमें कोई समस्या, आप बोलोगे कोई समस्या नहीं है। तो ये जो हाइट है यही इस वाले त्रिभुज की हाइट होगी और यही इस वाले त्रिभुज की हाइट होगी। अगर आप यहां पर 90 डालोगे तो वो भी तो इसी प्रकार का डालोगे, किस प्रकार का, देखिए लगता है लाइन पर नहीं है, इस प्रकार का डालोगे ना आप, तो आप बोलोगे बिल्कुल 90 डिग्री है। तो आप एक बात बताइए, तो अंतर क्या रह गया भाई, जितनी ये होगी उतनी ही तो ये होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो समान होती है, दो पैरेलल लाइंस हैं ये। अब इनके बीच में आप यहां दूरी नापो, आप यहां दूरी नापो, आप यहां दूरी नापो, या आप यहां दूरी नापो, अगर आप बिल्कुल सीधी दूरी नापोगे तो ये बिल्कुल हर बार इक्वल आएगी, हर बार समान आएगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले ट्राइंगल की अगर मुझे हाइट निकालनी है, मैं परपेंडिकुलर डालना चाहूं, तो इसका जो परपेंडिकुलर डालूंगा मैं दोस्तों, उसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है, जितना परपेंडिकुलर ये होगा इतना ही इस वाले ट्राइंगल की हाइट होगी। मैं अगर यहां से खींचना चाहूं तो आप बोलोगे ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कभी भी दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल दो समांतर रेखाओं के बीच में बनेंगे तो उन सबकी हाइट समान होगी। देखिए कभी भी दो या दो से अधिक त्रिभुज समांतर रेखाओं के मध्य बनाए जाते हैं और इन त्रिभुजों का शीर्ष और आधार इन समांतर भुजाओं पर स्थित होते हैं, तो इन सभी त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है। तो ये वाली बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि नहीं। कभी भी दो या दो से अधिक त्रिभुज समांतर रेखाओं के मध्य बनाए जाते हैं और इन त्रिभुजों का शीर्ष और आधार इन समांतर भुजाओं पर स्थित होते हैं, तो इन सभी त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है। अब इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझो कि भैया मैंने आपके सामने इस प्रकार से एक समांतर रेखा खींची है और एक रेखा इस प्रकार से खींची। अब एक बालक आया बहुत ज्यादा बुद्धिमान, उसने बोला कि लो भैया एक त्रिभुज ये बना दिया और एक त्रिभुज ये बना दिया, तो ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कहां पर है, तो आप बोलोगे समांतर रेखाओं के बीच में है, समांतर रेखाओं के मध्य है, तो क्या इनकी ऊंचाई बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं, आपको ये वाली शर्त फॉलो करनी है कि आधार अगर इस भुजा पर है तो शीर्ष आपको कहां पर होना चाहिए, ऊपर, ऐसे, तभी बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल, आपको आधार यहां रख रखा तो शीर्ष यहां रखो, अगर आप आधार यहां पर रख रहे हो तो शीर्ष नीचे रखो,
इस प्रकार से, है कि नहीं, इस प्रकार से बना लो, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई बात, है कि नहीं। अब हम चलते हैं मुद्दे की तरफ। देखिए मैंने यहां पर एक त्रिभुज बना दिया इस प्रकार से, तो एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, तो ये मैंने दोनों त्रिभुज अलग अलग बनाए, लेकिन इनकी ऊंचाई समान होगी। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि देखिए आधार है यहां पर, शीर्ष है यहां पर, और दो समांतर रेखाएं, ये कैसी रेखाएं हैं? तो आप बोलोगे समांतर रेखा। तो ये कैसी रेखाएं हैं? तो ये बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर। दूरी का मतलब है लंबवत दूरी। कभी कोई बालक यहां से स्टार्ट करो और यहां पर बोले ये दूरी है, तो ये दूरी नहीं, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी माने बिल्कुल सीधी नीचे, बिल्कुल सीधी। तो आप बोलोगे बिल्कुल, है कि नहीं। तो ये बात तुम्हें समझ में आई? तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। तो आप चाहो तो हाइट यहां से डाल लो इस प्रकार, आप चाहो तो हाइट यहां से डाल लो, और आप चाहो तो हाइट यहां से डाल लो। हर जगह हाइट क्या आएगी? बराबर आएगी। तो आप बोलोगे अब ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर है, ये बात तो समझ में आई। अगला मुद्दा ये है कि इनके एरिया भी बराबर है। आप बोलोगे एरिया कैसे बराबर है? तो आप एक बात बताइए, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इन दोनों त्रिभुजों की हाइट जो है वो दोनों की सेम है, और इनके बेस भी तो सेम है कि नहीं। मैं बोल रहा हूं इन दिस केस, इस केस में बेस इज ऑल्सो सेम। मतलब क्या है? इस केस में आधार भी सेम है कि नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? इस केस में आधार भी सेम है। तो यहां पर बोलोगे इस समस्या में आधार भी समान है। इतनी बात आपको पल्ले पड़ी तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, इसीलिए इनके क्षेत्रफल भी समान होंगे। इसीलिए इनके क्षेत्रफल भी कैसे होंगे? समान होंगे, है नहीं। तो अब हम समझते हैं कि क्यों। अब आप एक बात बताइए, एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? तो आप बोलोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, है कि नहीं। बेस इंटू हाइट, बी का मतलब बेस है। तो अब एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब आधार, और हाइट का मतलब ऊंचाई, है कि नहीं। बेस का मतलब आधार, हाइट का मतलब ऊंचाई। तो अगर आपके सामने दो त्रिभुज दिए हैं, उन दोनों त्रिभुज की ऊंचाई भी समान है, उन दोनों त्रिभुज का आधार भी समान है, तो अब जब तुम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो समान ही तो आएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल समान आएगा। क्यों समान आएगा? क्योंकि उन दोनों जो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल समान इसलिए हैं क्योंकि उनकी हाइट बराबर है, क्योंकि उनका आधार बराबर है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई। तो अब पहले पीछे की तरफ झांकिए थोड़ा सा, चलिए पिछले पेज पर। इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल एबीसी में और ट्राइंगल बीडीसी में दोनों के बेस क्या है? बीसी है, समान है कि नहीं। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं आपको दिखाता हूं, आप बेचिंत रहिए। बी से लेकर सी तक देखिए यही तो बेस है। त्रिभुज एबीसी का भी यही बेस है और डीबीसी का भी यही बेस है, और दोनों की हाइट सेम है। दोनों की हाइट यहां से यहां तक है। मैंने अभी आपको बताया, आप कितने भी ट्राइंगल बना लो दो समांतर भुजाओं के बीच में, सबकी हाइट समान होगी, है कि नहीं। बस शर्त यह है कि वे दोनों जो हैं एक उन जो वे जो त्रिभुज बनाओ आप, उनका शीर्ष तो होना चाहिए एक समांतर रेखा पर, और आधार होना चाहिए दूसरी समांतर रेखा पर। ये वाली बात, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अब बता सकते हो कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल समान होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी, तो आप बोलोगे त्रिभुज एबीसी एरिया ट्राइंगल एबीसी
बराबर होगा एरिया ट्राइंगल डीबीसी। आपको इतनी बात पल्ले पड़ गई? तो आप बोलोगे बिल्कुल इतनी बात पल्ले पड़ गई। तो ये बात समझ में आई? तो मैंने ये बात आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया बिल्कुल इसको अपने दिमाग में डाल लो। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, है क्या नहीं? मुझे क्वाड्रिलेटरल में इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं बता रहा हूं आप एक तरफ से पढ़ते चलो, और जब हम ट्रेपेजियम पढ़ेंगे इन सब चीजों में जरूरत पड़ेगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपके सामने अनदर केस, अनदर कंसेप्ट। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूं, आप देखिए इसको। ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया, तो आप बोलोगे बिल्कुल। इस ट्राइंगल का शीर्ष मान लेते हैं सपोज P है, ये Q है, ये R है। इतने में कोई समस्या? आप बोलोगे कोई समस्या नहीं है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ P से आप, इस पॉइंट P से आप यहां पर क्या खींच दीजिए, 2-3 लाइन खींच दीजिए। तो अब आप गौर से देख पा रहे हो कितने ट्राइंगल हैं। तो आप बोलोगे ये ट्राइंगल तो, एक ट्राइंगल तो ये बन गया नया, एक ट्राइंगल ये बन गया नया, एक ट्राइंगल ये बन गया नया। अगर मैं आपसे पूछूं इन सभी ट्राइंगल की हाइट क्या है, क्या इन सभी ट्राइंगल की हाइट एक है या इन सभी ट्राइंगल की हाइट अलग अलग है? तो आप बोलोगे इन सभी ट्राइंगल की हाइट सेम है। अब आपको ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है, इन सभी ट्राइंगल की हाइट सेम कैसे है? तो अब आप समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं इस पॉइंट P से होते हुए एक क्या खींच दो, एक पैरेलल लाइन खींच दो। किसके पैरेलल? मुद्दा तो ये भी है पैरेलल ही नहीं खींची। ये बात अब का ये बात, तो यहां पर मैंने क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी, अनदर लाइन। तो ये वाली जो दो लाइन है ये कैसी है लाइन, ये दोनों लाइन मैंने पैरेलल खींच दी। अब बताइए ये वाला जो ट्राइंगल बना है, ये वाला जो ट्राइंगल बना है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में ही तो बना है। आप बोलोगे बिल्कुल, आधार तो क्यू आर पर है। देखिए मैं इसको बोल देता हूं टी यू। ये जो ट्राइंगल बना पी क्यू टी, इस ट्राइंगल का शीर्ष तो है इस वाली लाइन पर, और आधार क्यू टी जो है इस वाली लाइन पर है। अब इसी प्रकार जो दूसरा ट्राइंगल है पी टी यू, इसका शीर्ष कहां पर है, इस वाली लाइन पर, और आधार कहां पर है, इस वाली लाइन पर। इसी प्रकार ये जो ट्राइंगल बना है पी यू आर, इस वाले ट्राइंगल का शीर्ष कहां पर है, इस वाली लाइन पर, और आधार कहां पर है, यू आर पर। इसका मतलब सभी ट्राइंगल दो ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, तो इनकी जो हाइट होगी वो सेम होगी। इनकी जो हाइट होगी वो बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। तो मैंने इन दोनों के बीच की हाइट खींची है, तो यही हाइट होगी। तो आप बोलोगे ये बात समझ में आ गई। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये बात आपको समझ में आ गई है, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सारे कंसेप्ट यहीं से जन्मेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो देखिए यहां से मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूं। इस ट्राइंगल का नाम लिख दिया मैंने ए बी बी सी, और मैं यहां से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैं यहां से कोई भी रेखा खींच रहा हूं, रैंडम लाइन। तो आप बोलोगे कोई समस्या नहीं है, और इसको मैं दे देता हूं नाम डी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एडीसी, इनके क्षेत्रफल के बारे में बताइए आप मुझे। तो आप बोलोगे देखिए, अगर मैं त्रिभुज एबीडी की बात करूं और त्रिभुज एडीसी की बात करूं, तो इन दोनों त्रिभुजों की जो हाइट होगी ना वो सेम होगी। आप बोलोगे क्यों सेम होगी? क्योंकि ये एक ही शीर्ष तक बनने हैं, यहां तक बनने हैं। अब मैं यहां से एक लाइन खींच दूंगा पैरेलल, इसके बीसी के पैरेलल लाइन खींचूंगा, तो आप बोलोगे वो वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, और दो समांतर लाइंस के बीच में जो हाइट होती है वो सेम होती है। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो इस प्रकार ट्राइंगल एबीडी का एरिया अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा,
ट्राइंगल एबीडी का एरिया निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इतने में कोई समस्या? आप बोलो कोई समस्या नहीं है। अब मैं ट्राइंगल एडीसी के एरिया की बात करूं तो ट्राइंगल एडीसी का एरिया क्या होगा? तो ट्राइंगल एडीसी का एरिया भी क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट होगी वो सेम होगी, है कि नहीं? ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब एक बात बताइए, बेस क्या है इस वाले ट्राइंगल का? तो आप बोलोगे बीडी। तो एक ट्राइंगल का बेस तो है यहां से लेकर यहां तक बीडी, और दूसरे ट्राइंगल का बेस क्या है? यहां से लेकर यहां तक डी सी। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, तो एबीडी का एरिया क्या है? 1/2 बेस क्या है? आप बोलोगे बीडी, और हाइट सपोज मान लो कैपिटल एच, है कि नहीं? मैं सपोज एच मान लेता हूं। अब मैं कह रहा हूं दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, तो ये होगा 1/2, तो बेस क्या है? डीसी, और हाइट मान लेता हूं सपोज एच। इतने में कोई आपत्ति? तो आप बोलोगे कोई आपत्ति नहीं है। अब हाइट इसकी भी एच, इसकी भी एच, क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की हाइट तो सेम है ना। आप बोलोगे हमें कैसे पता? अभी तो मैंने आपको पीछे सिखाया कि भैया अगर मैं बीसी के समांतर ए से होते हुए एक लाइन खींच दूं तो मैं कहूंगा कि ये दोनों लाइन समांतर है, और दो समांतर रेखाओं के बीच जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उन सबकी हाइट क्या होगी? सेम होगी, है कि नहीं? ये ट्राइंगल भी वहां तक बनना है दूसरी वाली लाइन तक, और ये भी वहीं तक बनना है। तो कभी भी अगर आप ऐसे ट्राइंगल बनाते हो ना इस प्रकार से, ऐसे ये एक शीर्ष से बनाओगे और इनका आधार जो है एक ही लाइन पर है, तो इन सभी ट्राइंगल्स की हाइट सेम होगी। तो आप बोलोगे सही है, ये बात ऐसे समझ में आ गई, है कि नहीं? जब आप कॉपी पेन लेके बैठो, आप पहले तो क्या करना, आप चैनल से जाओ टेलीग्राम पर, है नहीं? माइंड स्प्रिंग एकेडमी के नाम से ये टेलीग्राम है हमारा। उस टेलीग्राम पर जाओ, आप बिल्कुल सीरियसली उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करो जिनको आपको पढ़ना है, और पहले क्लास करो आराम से बैठ कर सैलास में। जिसको मंदी लग रही है स्पीड वो 2 की स्पीड पर करो, जिसको तेज लग रही है स्पीड वो नॉर्मल पर करो। तो वो नॉर्मल स्पीड पर क्लास करो, पीडीएफ को डाउनलोड करो, और क्लास को करना स्टार्ट करो बेहतरीन तरीके से। जब क्लास हो जाए कंप्लीट, कॉपी पेन लेकर पीडीएफ से काटना स्टार्ट करो, और जो मैं लाइंस लिख रहा हूं इन लाइंस पर विचार करो। आपको एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ये बातें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं एक एक कर तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को आगे तक फैलाने का प्रयास करो। अपने फ्रेंड्स को बताओ, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में इन वीडियोस को पहुंचाओ। देखिए, मैंने दोनों ट्राइंगल्स के एरिया निकाल लिए, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब इनको कर लो डिवाइड, है कि नहीं? मैंने क्या निकाला? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी था क्या? नहीं, एबीसी नहीं था, एबीडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, इसका एरिया कितना है? 1/2 BD इंटू मल्टीप्लाई बाय एच, और इसका एरिया आया 1/2 DC मल्टीप्लाई बाय एच। और अब क्या करना है आपको? 1/2 से 1/2 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो क्या आ गया? BD रेसो DC। तो इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया, देखिए इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया आया BD यूनिट स्क्वायर, अनुपात में है ना। और इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है? इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ रहा है DC यूनिट स्क्वायर। तो आप बोलोगे बिल्कुल। आप कहोगे कि बात पल्ले तो पड़ गई, लेकिन क्वेश्चन कैसा बनेगा इसके ऊपर ये और बता दो आप, है ना? नहीं, देखिए आप केवल कंसेप्ट करते चलो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तो इन कॉन्सेप्ट पर आपको तमाम क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन मैं अब जैसे ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा नहीं आपके लिए, तो मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको कि है क्या मैटर। तो आप पहले इसको समझिए। त्रिभुज त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, बोलिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, ये बीडी अनुपात डीसी आया। आप डायग्राम पर जाइए भैया, देखिए एबीडी का जो आया है एरिया वो कितना आया? बीडी यूनिट। तो आप बोलोगे बीडी यूनिट। और एडीसी का एरिया कितना आया? डीसी यूनिट, है कि नहीं? इसका आया है बीडी यूनिट, इसका आया डीसी, मतलब इनके आधार का अनुपात ही तो आ गया एरिया।
आप बोलोगे बिल्कुल। तो जो इनका आधार है उन दोनों का अनुपात लो, वही आपका एरिया है। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखिए एक प्रश्न करते हैं इस पर बेहतरीन सा एक, अभी मैं तोड़ देता हूँ ताजा ताजा, है कि नहीं। मैं कोई किताब लेकर नहीं बैठा हूँ, मैं सीधा मुँह जवानी पढ़ा रहा हूँ भाई साहब आपको। मैं जब आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन कर करके लाऊंगा, मेरे पास क्वेश्चंस का पिटारा है, मेरे पास CDS के PYQ हैं, मेंस के PYQ हैं, मेरे पास CPO, स्टेनोग्राफर, जितने भी बेहतरीन एग्जाम्स हैं उन सभी के मेरे पास क्या है, PYQs का पिटारा है, उन सभी के पेपर है। उन सभी के पेपर्स में से मैंने क्या कर रखा है, जो क्वेश्चन है उनको टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, उनको बिल्कुल सीरियल वाइज जमा रखा है और उनकी सीटों को आपके सामने पेश किया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपके सामने किया जाएगा बाय कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, कोई रट्टा नहीं होगा, किसी प्रकार का रट्टाफिकेशन नहीं होगा। आप केवल चैनल पर थोड़ा सा अपना प्यार बरसाइए, इसी की हमें आवश्यकता है, यही हमारा मोटिवेशन है। देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया मैंने, सपोज ये त्रिभुज ABC, ABC, और यहां से मैंने क्या डाल दिया भैया, परपेंडिकुलर। कोई आपत्ति? तो आप बोलोगे कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि B से लेकर D तक आपको लेंथ दे रखी है सपोज, अभी, और D से लेकर लेंथ दे रखी है आपको कुछ, सपोज B से लेकर D तक आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर और इसको ले लेते हैं 30, नहीं ये तो छोटी सी है ना, तो इसको ले लेते हैं सपोज 15 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति? आप बोलो कोई आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे कि B से लेकर D तक की लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, D से लेकर C तक की लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, इतने में कोई आपत्ति? तो कोई आपत्ति नहीं है। और ये जो आपको एरिया दे रखा है, गिवन है, गिवन है कि नहीं, दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये आपके सामने प्रश्न है। तो आप बोलोगे प्रश्न तो हमें समझ में आ गया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें। मतलब इस पूरे त्रिभुज का एरिया आपको दे रखा है ABC, आपसे पूछा क्या है, ABD का एरिया और ADC का एरिया। अब आप बताइए BD और DC आपको दी क्या क्या है, तो बोलोगे 25 और 15, तो 5 से काटोगे तो 5 25 25, तो 5 यूनिट तो ये हो गई, और 5 से काटोगे 5 दिया 15, तो मतलब अगर ये 5 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। अब मैंने बताया आपको BD का और DC का जो अनुपात होगा वही इन दोनों के एरिया का अनुपात होगा, जो अनुपात BD का DC का होगा वही इन दोनों के एरिया का अनुपात होगा। मतलब इसका एरिया 5 यूनिट स्क्वायर होगा तो इसका एरिया 3 यूनिट स्क्वायर होगा। आपको समझ में आई? तो टोटल एरिया कितना हो गया, आप बोलोगे 8 यूनिट स्क्वायर। कितना हो गया? 8 यूनिट स्क्वायर। क्या आपको एरिया 8 दिया है? आप बोलोगे नहीं, आपको तो एरिया दिया है 512, है नहीं, आपको एरिया क्या दिया है? 512। तो अब 8 से आप 512 काट लो, तो कितनी बार कट जाएगा? लगभग लगभग 64 बार। तो 8 छंग 48, है कि नहीं, बच कितना गया? 3, 8 चौक 32, तो 64 बार कट गया। तो आप बोलोगे बिल्कुल सिंपली, क्योंकि 512 होता क्या है, 8 का क्यूब होता है, तो 64 बार कट गया। तो ये वाला जो एरिया होगा ये भी 64 टाइम होगा, ये वाला एरिया भी 64 टाइम होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है तो जब रेशो पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, है कि नहीं। हम अपने चैनल पर कंप्लीट मैथ्स पढ़ाएंगे, कंप्लीट मैथ्स, है कि नहीं। ये जो मैथ्स रहेगा ये मेंस के लिए, CDS के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस आता है सबके लिए इनफ होगा। और जल्दी ही हम ND के लिए भी पढ़ाएंगे कुछ समय बाद। देखिए ट्राइंगल ABD का एरिया क्षेत्रफल क्या आ गया जी? 64 इंटू 5, 64 इंटू 5, तो ये आ गया आपका 320। ठीक है जी। आप बोलोगे कैसे? देखिए 32 दूनी होता है 64, तो मैंने 32 को यहीं रहने दिया और 2 की मल्टीप्लाई कर ली, 5 में 10, तो 320। यह मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20, हासिल लग गया 2, 5 छंग 30 और 2 32। अब एरिया ABD का मुझे एरिया पता चल गया 320,
या तो आप बोलो पूरे का है 512, तो 512 में से इस वाले एरिया को घटा दूंगा तो ये वाला आ जाएगा, तो आप बोलोगे ये भी बात सही है। तो त्रिभुज एडीसी का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। पहला कि 512 में से 320 घटा लो, तो कितना आ गया, 2 में से 0 गया 2, 11 में से 2 गया 9, और 4 में से 3 गया 1, तो 192। या आप ऐसे कर लो, देखिए 64 मल्टीप्लाई बाई 3 था, तो 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 19, तो आप कैसे भी निकाल लो भैया, जीत हमारी ही होगी। तो ये बात आपको समझ में आई? तो आप बोलोगे बिल्कुल। आप कहोगे एक बात और बताइए कि अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार का दिख जाए हमें पेपर में कि आपके सामने ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार से, एक मैंने यहां पर ऐसे खींच दिया और एक मैंने यहां पर ऐसे खींच दिया, तो कुछ आपके सामने ट्राइंगल ऐसे हैं कि इनके वर्टेक्स के नाम रख लेते हैं हम ए बी सी पी क्यू। ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, ये सपोज 2 सेंटीमीटर है, ये सपोज 3 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति? तो आप बोलो कोई आपत्ति नहीं है। और पूरे का एरिया आपको दे दिया सपोज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं? क्या दिया? यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्राइंगल एबीपी का एरिया बताओ। नहीं, इसका मतलब एरिया से है मेरा। और ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया बताओ। एंड ट्राइंगल ए क्यू सी का एरिया बताओ। तो इतने में कोई आपत्ति है? तो आप बोलो कोई आपत्ति नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं भैया। देखिए, ट्राइंगल 2 हो, 3 हो, 4 हो, 50 हो, अगर उनको एक ही शीर्ष से बनाया गया है, एक ही वर्टेक्स से, देखिए है कि नहीं, सेम वर्टेक्स है भैया, सेम वर्टेक्स। इन सभी ट्राइंगल के वर्टेक्स क्या है? देखिए, ट्राइंगल इसकी भी वर्टेक्स, ट्राइंगल इसकी वर्टेक्स और ट्राइंगल इसकी वर्टेक्स, सबकी वर्टेक्स सेम है। अब सेम वर्टेक्स से ट्राइंगल बना दिया आपने सारे ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल सेम वर्टेक्स से बनाते हो और सभी का जो आधार है वो एक ही रेखा पर है, तो आप बोलोगे इन सभी ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो इनके आधार का अनुपात होगा। मतलब ये 5 यूनिट होगा, तो ये 2 यूनिट होगा, ये 3 यूनिट होगा। इतने में कोई आपत्ति? तो आप बोलो कोई आपत्ति नहीं है। 5 2 7 3 10, तो भैया 10 यूनिट है एरिया एबीसी का। लेकिन एबीसी का दिया कितना है? तो आप बोलोगे 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने टाइम? 8 टाइम। तो ये भी 8 टाइम होगा, ये भी 8 टाइम होगा और ये भी 8 टाइम होगा। तो आप बोलोगे त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल, हाँ भैया 80 टाइम होगा, 80। त्रिभुज एबीपी का एरिया क्या होगा? तो 80 टाइम, 80 टाइम, 80 टाइम, 80 टाइम। तो आप बोलो 5 × 80, तो आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसी प्रकार चलते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया। तो ये क्या होगा भैया? 80 मल्टीप्लाई बाई 2 160, और लास्ट में बच गया हमारा ट्राइंगल ए क्यू सी का एरिया। तो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 3 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको बिल्कुल डिटेल में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप बोलोगे भैया हम पढ़ क्या रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो हमने कि हम भी क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ा रहे हैं। तो अब मैं आपके सामने एक स्केलम क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, है कि नहीं? स्केलम क्वाड्रिलेटरल, भैया ये लाइन ले लेते हैं हम। स्केलम का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजा क्या हो? अलग अलग हो। तो ये चारों भुजा इसकी अलग अलग है, ए बी सी डी। कोई आपत्ति? तो आप बोलोगे कोई आपत्ति नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि मैं यहां से अगर डायगोनल डालूं
ये डायगोनल डाल दिया मैंने। ठीक है भैया, हमारा लैपटॉप डाउन हो गया है। अब हम यहाँ से कल को स्टार्ट करेंगे क्लास, और इन सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, और ये आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेली